क्लैरिटी का फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट का प्रिविलेज जो था कि भाई यही लोग टैक्स पे करेंगे, तो वो खत्म हो चुका था। एंड सम कुछ लिमिट्स लगा दी गई थी ऑन द पावर्स ऑफ किंग के पावर्स पर। कुछ नेचुरल राइट्स लोगों को दिए गए थे, राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। सच राइट्स वर कॉल्ड नेचुरल राइट्स एंड गिवन टू ऑल सिटीजंस इक्वली। सभी को ये इक्वली राइट्स दिए गए। एंड राइट टू वोट आल्सो गिवन टू द एक्टिव सिटीजंस हु पेड टैक्सेस। ओके, बट एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हुई थी वो मोनार्की, यानी कि राजतंत्र का पूरी तरीके से इराडिकेशन होना, हटना, उन्मूलन होना या खत्म होना। तो सिचुएशन 1791 के बाद में भी वर्ष सिचुएशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में भी अभी तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई थी। ऑल द लुइस 16 हैड साइन अ कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया था, साइन तो कर दिया था कि भाई ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं एंड मेरे जो कुछ पावर्स हैं उसको सेपरेट कर देते हैं और पावर को हम लोग डिसेंट्रलाइज कर देंगे अमंग द थ्री इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था, बट अभी भी उसको कहीं ना कहीं डर था कि कहीं मेरी पोस्ट डेंजर में कराऊं, तो इसीलिए उन्होंने पर्शिया जो कि एक नियर बाय कंट्री थी फ्रांस की, उनके किंग से क्या कर ली थी, नेगोशिएशन कर ली थी। नेगोशिएशन का मतलब होता है सीक्रेट बातचीत कर ली। एक्चुअली में पर्शिया के किंग को फील हुआ अगर इफ मोनार्की इराडिकेट्स, अगर वहां पर मोनार्की सिस्टम इराडिकेट की जाती है, इराडिकेटेड फ्रॉम द पर्शिया, इट मे बी या इस तरीके की सिचुएशन इट कैन बी हैपन इन पर्शिया इन फ्यूचर, कि ऐसी ही सिचुएशन पर्शिया में भी हो सकती है। तो आई शुड हेल्प लुइस 16, तो मुझे क्या करना चाहिए, लुइस 16 की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि पर्शिया का राजा भी, वहाँ पर भी तो मोनार्की सिस्टम था, वहाँ पर भी तो राजतंत्र था। तो पर्शिया के राजा को फील हुआ कि अगर वहाँ की पब्लिक ज़्यादा रिवोल्ट या रिबेल करने लगेगी तो पावरफुल हो जाएगी, मोनार्की सिस्टम इराडिकेट हो सकता है। इट मे बी, और ऐसा हो भी सकता है दैट पब्लिक ऑफ पर्शिया, जो कॉमन पब्लिक है पर्शिया, वो भी अगेंस्ट हो जाए राजतंत्र के। तो मुझे वहाँ पर मोनार्की सिस्टम को क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो उसने, जो पर्शिया का किंग था, उसने लुइस 16 की हेल्प की। लुइस 16 had signed the constitution. He moved into secret negotiation. Secret negotiation. Secret negotiation का मतलब क्या होता है, negotiation, negotiation. Negotiation का मतलब होता है talk या treaty. talk करना या treaty कर देना, यानी कि समझौता करना। तो इन्होंने चुपचाप में पर्शिया के किंग ने और रशिया के किंग, फ्रांस के किंग ने, जो कि लुइस 16 था, एक सीक्रेट यानी कि चुपचाप में एक दूसरे से बात कर ली। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज, और अदर नेबरिंग कंट्रीज के जो रूलर्स थे, जो राजा थे, उनको भी ऐसा लग रहा था कि अगर लुइस 16 के अगेंस्ट कॉमन पीपल आवाज उठा सकते हैं तो हमारे अगेंस्ट भी क्या कर सकते हैं कॉमन पीपल, दे कुड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट किंग। तो हम लोगों को यहीं पर ही जो नेशनलिटी की फीलिंग है, जो राष्ट्रवाद की फीलिंग है, उसे खत्म कर देनी चाहिए। तो अदर नेबरिंग कंट्रीज के जो रूलर्स थे were also alarmed by the development in France. तो फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहा था, फ्रांस में जो चेंजेस आ रहे थे और फ्रांस में जो आवाज उठाई जा रही थी अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट जो आवाज उठाई जा रही थी, तो इन सब चीज़ों से वो भी थोड़े से क्या हो गए थे, अलार्म हो गए थे, वो भी होशियार हो गए थे। सो सेंड देयर आर्मी, तो उन्होंने अपनी आर्मी को भेज दिया फ्रांस में टू क्वेल का मतलब होता है कंट्रोल करना, क्वेल करने के लिए, यानी कि वहाँ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ के रिबेल को एंड करने के लिए, ठीक है, एंड तो वहाँ के रिबेल, वहाँ के रिवोल्ट को एंड करने के लिए अदर नेबरिंग कंट्रीज के रूलर्स ने अपनी आर्मी फ्रांस में भेज दी। दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789, जो कि समर 1789 की दैट हैड क्वेल द रिबेलियन, यानी कि जो रिबेलियंस थे, जो विद्रोही थे, उनको खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी थी। और ये रिबेल कब स्टार्ट हुआ था, 1789 में। बट बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन ये ऐसा हो कि नेबरिंग कंट्रीज के रूलर्स अपनी आर्मी फ्रांस के में भेजे रिबेलियंस को क्या करने के लिए, क्वेल करने के लिए, रिबेलियंस को दबाने के लिए। इसके पहले ही जो नेशनल असेंबली के लोग थे, यानी नेशनल असेंबली के मेंबर्स कौन थे, मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के प्रॉस्परस लोग, थर्ड एस्टेट के पढ़े लिखे लोग, इसके रिप्रेजेंट
बहुत सारे वॉलंटियर्स इस आर्मी में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। दे सो दिस एज ए वॉर ऑफ कॉमन पीपल अगेंस्ट द मोनार्क्स। मैंने आपको बताया कि वो जो लोग हैं, नेशनल असेंबली के लोग हैं या वॉलंटियर्स जो हैं, वो इस लड़ाई को विच वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया के अगेंस्ट नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दी। भाई उनके खिलाफ क्यों की, वो नेशनल असेंबली तो लुई 16 के अगेंस्ट थी, ऑस्ट्रिया पर्शिया ने क्या लिया। एक्चुअल में द किंग ऑफ ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया वर हेल्पिंग लुई 16, क्योंकि वो लुई 16 की हेल्प कर रहे थे एंड दे वर प्लानिंग टू क्वाइल रिबेल, और वो रिबेल को क्वाइल करने की, रिबेल को एंड करने की प्लानिंग कर रहे थे। दैट्स व्हाई दे डिक्लेयर अगेंस्ट वॉर, दे डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। और बहुत सारे वॉलंटियर्स ने इस वॉर को ज्वाइन किया एंड दे वर सीइंग या दे सो दिस वॉर ऑफ कॉमन पीपल अगेंस्ट द मोनार्क, कि आम जनता की लड़ाई है राजतंत्र के खिलाफ ऑल ओवर यूरोप, यानी कि पूरे यूरोप की लड़ाई है। Marseilles, composed by the poet Roger de Lals, was among the patriot song that was sung by them. एक सॉन्ग है जिसको कंपोज किया था रॉगेट दे लैस ने, ये सॉन्ग कौन था, मार्सेल्स। अब इस सॉन्ग का नाम मार्सेल्स क्यों रखा, बिकॉज व्हेन रिबेलियन वर पासिंग फ्रॉम द मार्सेल्स, मार्सेल्स इज द नेम ऑफ प्लेस, मार्सेल्स एक जगह का नाम है। जब रिबेलियन उस जगह से पास हो रहे थे, गुजर रहे थे, दे वर सिंगिंग सॉन्ग, पैट्रियट सॉन्ग गा रहे थे। और इन्होंने जो रॉगेट दे हैं, इन्होंने अपने इस पैट्रियट सॉन्ग का नाम मार्सेल्स रखा है। इट वाज सung for the first time by volunteers from the Marseilles as they came into Paris and so got its name। क्योंकि ये जो सॉन्ग है ये वॉलंटियर्स लोग गा रहे थे, जो स्वयंसेवक लोग हैं वो गा रहे थे, जो वॉर में शामिल होने जा रहे थे फ्रॉम मार्सेल्स, मार्सेल्स जगह का नाम है और जो पेरिस में आ रहे थे, इसीलिए इसका नाम मार्सेल्स रखा गया है। नाउ द मार्सेल्स इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब जो मार्सेल्स है वो नेशनल एंथम बन गया। तो हमारा यहाँ पर भी एक अच्छा क्वेश्चन बना है कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है। नेशनल एंथम जो है वो है मार्सेल्स, Marseilles, Marseilles is a national song of France। ये फ्रांस का नेशनल सॉन्ग है। एंड हु वाज कंपोजर ऑफ दिस सॉन्ग, इस सॉन्ग का कंपोजर कौन है, रॉबर्ट दे। रॉबर्ट दे क्या कौन है, इसकी कंपोजर है। एक्चुअल में मार्सेल्स नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम है। जब वॉलंटियर इस जगह से पास हो रहे थे तो उन्होंने इसका नाम लेते हुए कोई गाना गाया था। तो रॉबर्ट दे ने मार्सेल्स सॉन्ग को क्या किया है, कंपोज किया है, इसको लिखा है एंड इट इज अ नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और ये नेशनल एंथम बन गया है इसका फ्रांस का, यानी कि राष्ट्रीय गान, एंथम। ओके, नेशनल एंथम बना है इसका फ्रांस का मार्सेल्स। अब हम बात करते हैं कि अभी तक तो वॉर ही किया है, लुई 16 की हेल्प के लिए ऑस्ट्रिया का किंग आ गया, पर्शिया का किंग आ गया और अदर नेबरिंग कंट्रीज के रूलर्स ने भी आर्मी भेज दी रिबेल को दबाने के लिए। बट नेशनल असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ऑस्ट्रिया पर्शिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया एंड थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर जॉइंड दिस वॉर। और उन्होंने इस वॉर को ज्वाइन किया एज दे सो दिस वॉर ऑफ कॉमन पीपल अगेंस्ट मोनार्की इन ऑल ऑफ यूरोप, कि यूरोप में, पूरे यूरोप में ही कॉमन पीपल की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा था। अब हम बात करते हैं कि जैकोबिन की, कि जैकोबिन क्या था। जैकोबिन जैसे नेशनल असेंबली एक ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था ऑफ थर्ड एस्टेट। नेशनल असेंबली क्या था, जो थर्ड एस्टेट के जो प्रॉस्पर लोग थे, प्रॉस्परस लोग का मतलब है जो समृद्धशाली लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे या बड़े तबके के लोग थे थर्ड एस्टेट के, वो वर द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। बट जैकोबिन ये भी पॉलिटिकल ग्रुप था, जिसे पॉलिटिकल पार्टी हम लोग कहते हैं। तो जैकोबिन क्लब भी एक वो क्या था, पॉलिटिकल ग्रुप था। बट इन दिस ग्रुप ऑल टाइप ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड, थर्ड एस्टेट के ही मेंबर्स थे इसमें, थर्ड एस्टेट से
हॉस्टेज का मतलब होता है बेटा बंदी, हॉस्टेज, हॉस्टेज का मतलब होता है बंदी बनाना। तो जो क्राउड थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10 अगस्त 1792 की मॉर्निंग है 10 अगस्त की, तो क्राउड ने पैलेस तुलिरिस जो पैलेस के जो महल है उस पर स्ट्रॉन्ग कर दिया, धावा खोल दिया, मर्डर द किंग्स गार्ड, राजा के गार्ड का मर्डर कर दिया, एंड हैड द किंग हिमसेल्फ, और खुद राजा को उन्होंने पकड़ लिया एज हॉस्टेज, बंदी के रूप में, ऑफर सेवरल आवर्स का इन्वर्टर। लेटर असेंबली वांटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। न्यू इलेक्शन वर हेल्ड, क्या हुआ, नया इलेक्शन करवाया गया। नाउ फॉर ऑन ऑल मैन ऑफ 21 years and above irrepresentative of their wealth got the right of vote। अब क्या कहा गया कि रॉयल फैमिली पर दबाव डाला गया कि अब जो राइट टू वोट जो उन्होंने 25 years की एज से स्टार्ट किया था और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को दिया था, नाउ जैकोबिन मेंबर्स डिमांड कर रहे थे कि जो वोटिंग राइट्स है एवरी पर्सन को दिया जाए हु अटेंड एज ऑफ 21, चाहे वो टैक्स पे करे या ना करे। तो यहाँ पर लिखा है ऑल मैन ऑफ 25 years कि सभी मैन जो कि 25 years हो या उससे ऊपर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ गॉट द राइट ऑफ वोट, और उनकी वेल्थ के बेस पर नहीं कि वो टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बेस पर ही उनको राइट मिलना चाहिए वोट डालने का। अ न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज रीनेम्ड एज द कन्वेंशन, और जो नई इलेक्टेड असेंबली थी उसका नाम रखा गया कन्वेंशन। अब हम जो पढ़ने वाले रहेंगे कि भाई द कन्वेंशन एबोलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड, और जो कन्वेंशन था यानी कि नई इलेक्टेड असेंबली, अब एक और असेंबली बनाई गई जो कि इलेक्टेड थी, जो कि चुनी हुई थी, जिसको कन्वेंशन कहा गया। द कन्वेंशन एबोलिश्ड द मोनार्ची, और इन्होंने मोनार्ची को क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, और इन्होंने फ्रांस को एक गणराज्य घोषित कर दिया। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ कंट्री विल बी इलेक्टेड या इज इलेक्टेड, कि जो हेड ऑफ कंट्री होगा वो इलेक्टेड होगा, वो हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होगी। लाइक इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, हमारी इंडिया रिपब्लिक कंट्री की, क्योंकि इसका जो हेड होता है यानी कि जिसका राष्ट्रपति जो हेड होता है वो इलेक्टेड होगा। तो मोनार्की को खत्म कर दिया और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया गया रिपब्लिक ऑन 21 सितंबर 1792 में इसको क्या कर दिया गया, एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया। एज यू नो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। अभी भी मैंने आपको ये बताया कि रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि अलग अलग टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं, जैसे डिक्टेटरशिप जिसमें तानाशाह होता है, मोनार्ची जिसमें राजतंत्र होता है, डेमोक्रेसी जिसमें रूल बाय पीपल फॉर द पीपल होता है, एंड रिपब्लिकन ये डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है इन विच हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल, जिसमें जो कंट्री का हेड होता है उसको जो आम जनता होती है वो इसको इलेक्ट करती है। द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ द कंट्री इज नॉट हेरिडिटरी, वो कोई वंशानुगत नहीं होती है। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्ची इन अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पर कोई हेरिडिटरी मोनार्ची नहीं होता है। द कोर्ट सेंटेंस्ड लुई 16 टू डेथ, जो कोर्ट था यानी कि कोर्ट ने क्या किया, लुई 16 को डेथ की सजा दे दी गई ऑन चार्ज ऑफ ट्रेजन एंड वाज पब्लिकली एग्जीक्यूटेड ऑन 21 जनवरी 1793। द पैलेस दे ला कॉन्कॉर्ड, और जो पैलेस का जो महल था दे ला कॉन्कॉर्ड में उसको फांसी की सजा दे दी गई। हिज क्वीन मैरी एंटोनिटी कहाँ की थी बेटा, मैरी एंटोनिटी ऑस्ट्रिया की थी, वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर, उनके थोड़े दिन बाद उनको भी डेथ की सजा दे दी गई। तो इस तरीके से मोनार्की